अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और आपका जो वीकेंड है वो भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और हर नया दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है और हमें ये सबक भी देता है कि इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। जिंदगी में कभी भी देर नहीं होती है, कोई भी काम कभी भी हम शुरू कर सकते हैं। और हम में अक्सर लोग जो है अपनी ख्वाहिशात सिर्फ इसी वजह से पूरी नहीं कर पाते कि अब उम्र नहीं रही है, लोग क्या कहेंगे, और हमारी जिंदगी का जो बेशतर हिस्सा है वो इसी चीज में गुजर जाता है कि अभी उम्र नहीं है और अब उम्र नहीं रही है। इसी मकूले के साथ ही हम कश्मकश में रहते हैं। और जनाब, जिंदगी में वो काम करें जो आपको ज़हनी सुकून दे और इत्मीनान का बाइस बने। अपनी ख्वाहिशात पूरी करें ज़रूर। और नई शुरुआत करने के लिए जो मंडे का दिन होता है वो इंतहाई मुफीद और साजगार भी साबित होता है। और वैसे भी ये साल ख़त्म होने वाला है। नए साल के लिए अभी से हमें प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए और नए अज़्म के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए ताकि आने वाला जो साल है हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो और जो हमने इस साल नहीं कर पाया, जो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पाए, वो हम अगले साल में कर सके। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक मशहूर मकूला है जो हमने सबने सुना होगा, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब रोजाना आप लोग एक सेब खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। और अब इस बात को जो है ना साइंस भी काफी हद तक मानती है। और सेब एक ऐसा जादुई फल है जो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और फाइबर और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। और एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक सेब में मौजूद जो विटामिन सी है वो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम के खिलाफ जिस्मानी मुदाफ़त को बढ़ाने में भी मदद देता है और जिससे नमूनिया समेत कई मुख्तलिफ बीमारियां हैं उससे बचने में हमें मदद मिलती है। तो सेब की दुनिया भर में 7,500 से ज़ायद इक़साम दस्तयाब है और ये फल सेहत के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं बल्कि इसके साथ साथ मिठास की ख्वाहिश को भी हमारी पूरा करता है और जबकि पेट को भरने में भी हमें मदद देता है। तो सेब की अफादियत क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है हमारी सेहत के लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ एक अहम इशू है कि अक्सर ख़वातीन को दरपेश होता है, वो है मसल्स का फ्रीज हो जाना या मसल्स पेन होना, जिसकी वजह से असाबी तनाव बढ़ने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ख़वातीन अपने मसल्स को कैसे मजबूत बनाएं, अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें जो है उनको इंक्लूड करें जिससे हमारी सेहत जो है अच्छी हो सकती है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा फारूकी हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सारा, जैसे मैं अभी बात करी थी कि एक जो मकूला है जो हम सब ने सुना हुआ है और हमें कहते भी थे कि एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि इतना जादुई फल है जैसे मैं बता रही थी, या इतना ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है कि ये हमें डॉक्टर से दूर रखता है? हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन साथ में फाइबर भी मौजूद है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अगर आप देखें, एप्पल हमेशा पूरा खाना चाहिए। उसके जो स्किन के साथ अगर आप खाते हैं, जो स्किन के ऊपर जो एक्चुअली उसके ऊपर जो फ्लेवोनॉइड्स मौजूद है वो आपके जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। अच्छा। तो कोशिश करें कि पूरा एप्पल खाएं जब भी आप इनटेक करें, तो इससे यह है कि आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी उससे मिलेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग होगी, डाइजेस्टिव इश्यूज भी आपके जो हैं वो केटर हो जाते हैं। तो मतलब जो लोग छिलका उतार के खाते हैं तो फिर वो क्या क्या चीज़ों से महरूम हो जाते हैं, कौन सी न्यूट्रिएंट से महरूम हो जाते हैं? बेसिकली तो उसमें स्किन के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि जो लेयर मौजूद है वो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। तो अगर आप वो नहीं भी ले रहे हैं तो आपको फाइबर उससे फिर भी मिलेगा, उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर्स मौजूद होते हैं। बस उसमें यही होता है कि आपकी इम्यूनिटी शायद उससे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन आपको उससे दूसरे फ़ायदे ज़्यादा होंगे। और जैसे कहा जाता है कि सेब के अंदर ग्रीन टी जैसे जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमें एक तो हार्ट डिजीज से और दूसरे कैंसर से भी बचाते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि उनके एंटीऑक्सीडेंट से एक तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज भी जो है केटर होते हैं, खासतौर पे कोलेस्ट्रॉल जो है लोअर डाउन हो जाता है। हार्ट डिजीज से इसी तरह से बचत होती है क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो आपके जितनी भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या टॉक्सिन्स हैं उनके साथ अटैच होकर उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो अगर इसमें सारा अगर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है, ग्रीन टी की वो मौजूद है, तो इसका मतलब ये एंटी एजिंग के हवाले से भी बड़ा मुफीद है और हमारे लिए खासतौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ एप्पल नहीं, जितने भी फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं मौजूद। अगर आप डेली बेसिस पे 2 to 3 सर्विंग्स फ्रूट्स के आप ले रहे हैं तो ये एंटी एजिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मेरे ख्याल से अभी जो खवातीन हमें देख रही हैं जो नहीं खाती थी, आज से वो इसका जो है ना भरपूर फायदा उठाने वाली हैं और खाने वाली हैं। दूसरा, इसकी टाइमिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए और किस तरह खाना चाहिए? बहुत से लोग ऊपर जो है नमक मिर्च डालकर भी खाते हैं, कुछ और भी चीज़ें डाल के, चाट मसाला भी डाल के खाते हैं, तो क्या उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज जो है वो कम हो जाती है? नहीं, उससे कम नहीं होती। आप अगर जिस तरह से भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप डे टाइम में लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शाम होते होते आपका जिसे कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो कोशिश करें कि डे टाइम में जैसे ब्रेकफास्ट के बाद ले लें या लंच के बाद ले लें, या फिर आप कोशिश ये करें जब आपका मेन मील है उससे या तो आधा एक घंटा पहले या फिर 1 घंटे के बाद आप उसका जो है इनटेक कर सकते हैं। लेकिन फिर इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए अगर हमने खाना है तो? एप्पल दिन में आप 2 ले सकते हैं, कोशिश करें। उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होती, यानी एक दिन में आपको 2 to 3 सर्विंग्स फ्रूट्स की लेनी है। अच्छा। तो कोशिश करें कि सिर्फ एप्पल से ही ना उससे गुजारा करें, आप दूसरे फ्रूट्स भी इंक्लूड करें। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा वैरायटी फ्रूट्स में रखते हैं उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक फ्रूट आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता। हर जिसे कहते हैं फ्रूट में एक स्पेसिफिक किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, विटामिन मिनरल्स मौजूद हैं। तो जितनी आप वैरायटी रखेंगे उतने ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और दूसरा सारा, आजकल जो फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हमें नज़र आ रही हैं, बेक चीज़ें भी हैं, जैसे एप्पल पाई हो गया, एप्पल हमें केक्स मिल जाते हैं, बनाना पाई और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या ये जब बेक होता है उसके अंदर जाते हैं ये फ्रूट्स, तो क्या उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं वो तो नहीं कम हो जाती हैं या वो भी खाया जा सकता है? अगर आप सिर्फ एप्पल को बेक कर रहे हैं, एक होता है वो ड्राइड एप्पल जो आप यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर हो जाएगा। और जो दूसरा जो आप बेक करें जैसे केक्स वगैरह में आप ऐड करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आप अलग से शुगर्स वगैरह भी ऐड करें तो आपको फ्रूट खाने का कोई जो है फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। तो अगर किसी ने फ्रूट की जिसे कहते हैं कि वो सर्विंग पूरी करनी है तो वो एप्पल पाई खा के पूरी नहीं कर सकता। उसको एप्पल एज अ होल फ्रूट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पायस हैं, जो आपकी जो डिज़र्ट्स हैं, उनके अंदर शुगर अलग से डलती है, तो वो सारी जिसे कहते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाती है। और जैसे बहुत से लोग हैं जो चाट बना के खा लेते हैं, फ्रूट सैलेड खा लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी एक तो फ्रूट्स भी मौजूद होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, सॉस वगैरह यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें भी, तो वो भी खाए जा सकते हैं। अगर आप फ्रूट सैलेड लेना चाहते हैं उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा। आप सिर्फ फ्रूट सैलेड बना के जैसे डेली बेसिस पे आप जो अपने लिए सैलेड बोल बना लें, वो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। डिफरेंट फ्रूट्स को आप मिक्सअप कर लें, उससे आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे। लेकिन अलग से अगर आप सॉसेस वगैरह भी बहुत सारे ऐड करें तो तब भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नहीं रहती। अच्छा, वो नहीं रहती है, लेकिन आपको कई लोग, हाँ जी, कई लोग जो है सैलेड्स के अंदर शुगर भी अलग से ऐड कर रहे होते हैं, तो वो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा आप अपना नुकसान ही कर रहे हैं उस चीज़ से। तो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ शुगर इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ऑलरेडी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। अच्छा, ठीक है, जो एक ऑलरेडी मिठास है जो आपको चाहिए वो आपको फ्रूट से मिल रही है, वो जो आप अलग से वाइट शुगर ऐड करते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। तो अगर हमने मिठास के लिए कुछ डालना है, कोई ऑल्टरनेट है हमारे पास? नहीं, सैलेड में या फ्रूट्स के लिए कोई भी आपको अलग से मिठास ऐड करने की जरूरत मतलब वो फ्रूट्स की ही बिल्कुल शुगर होती है कि हमें वो इनफ हो सकता है। हाँ जी। अब अगर एप्पल की ही बात की जाए, एप्पल में इतनी ज़्यादा मिठास होती है, अगर आप उसका ही डेली बेस पे इंटेक करें तो आपकी वो क्रेविंग जो मिठास की होती है वो पूरी हो जाती है। वो पूरी हो जाती है। और आजकल हम देख रहे हैं सारा कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे एप्पल चिप्स हो गए, बनाना चिप्स हो गए, जिनको बेक करके खाया जाता है एज एन चिप्स के तौर पर, जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो वो भी खा सकते हैं बिल्कुल। वो ड्राइड एप्पल होता है या ड्राइड बनाना होता है, जिसमें मिठास की जो कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज़ हो जाती है ज़रा। बेक होने के बाद, ड्राई होने के बाद जो मिठास की कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी बढ़ जाती है ताकि आपको स्वीट टेस्ट आए और आप उसे एंजॉय करें, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है। अच्छा, हाँ जी, आप मतलब वो ठीक है, हमारी सेहत के लिए ख़राब तो नहीं है। नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है। और बच्चों के हवाले से मैं बताइए, फिर उनको किस उम्र से जो है ये फ्रूट्स की तरफ या खास तौर पे एप्पल की तरफ लेकर आना चाहिए? जब 6 मंथ्स के बाद जब आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तभी आपको जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करवा देने चाहिए। उसमें यह कि एप्पल को आप अच्छे तरीके से मैश करके उसकी प्यूरी बना के जो है वो बच्चे को आप खिला सकते हैं। बिल्कुल उसको जिसे कहते हैं ना नरम कर दें ताकि वो बच्चे के लिए डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। तो आप स्टार्ट से ही जब उनको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं तभी आप उसे एप्पल जो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी हमें बताएं कि अगर किसी ने वेट गेन करना है तो फिर उसे क्या अपनी जो है चीज़ों में या अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी चाहिए चीज़ें? फ्रूट्स कितने खाने चाहिए, वेजिटेबल्स कितनी खानी चाहिए? देखिए, फ्रूट्स की जो नॉर्मल सर्विंग्स है वो 2 to 3 है, मैंने आपको बताया। लेकिन अगर किसी ने वेट गेन करना है तो उसको और भी बहुत सारी चीज़ें एक बैलेंस डाइट के साथ लेनी पड़ेंगी। ठीक है, आप सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि उससे आपका वेट गेन होना शुरू होगा। अच्छा। ये सारी जो गेम होती है कैलोरीज की होती है। जितने ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करेंगे कैलोरीज उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी, लेकिन उसके साथ साथ शुगर की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी।
तो आपका जो ब्लड में जो शुगर है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो बेहतर यही है कि जितनी आपको सर्विंग्स दी गई हैं 2 to 3 सर्विंग्स आर इनफ। आप उसको, उसमें ज़रूरी नहीं आपने पूरा फ्रूट ही खाना है, आप मिल्क शेक बना के भी पी सकते हैं। अच्छा, आप एप्पल शेक बना के पी लें या बनाना शेक बना के पी लें, उससे भी जो है हेल्पफुल होता है, कैलोरीज इंक्रीज होती हैं तो आपका वेट गेन में हेल्पफुल होता है। और दूसरा जैसे सारा मैं बात कर रही थी कि सर्दियां हैं और सर्दियों में खासतौर पर खवातीन मसल्स की प्रॉब्लम्स के हवाले से बहुत बात करती हैं कि वीक मसल्स हो गए हैं, यहाँ पर दर्द हो रही है, यहाँ पर दर्द हो रही है, तो उसके हवाले से हमें बताइए उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए खासतौर पर सर्दियों से, ताकि ये जो पेनफुल ये जो प्रोसेस होता है इससे हम बच सकें। देखिए मसल गेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रोटीन्स का अच्छा इंटेक करें। ठीक है, इसमें चिकन हो गया, मटन, बीफ वगैरह हो गया, फ़िश का इस्तेमाल आप अच्छा कर सकते हैं। सीड्स जैसे होती हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गए, आपके चिया सीड्स हो गए, ये सारे सीड्स का आप इंटेक साथ साथ रखें। और इसके अलावा आपको नट्स जैसे वॉलनट्स और आलमंड्स वगैरह का भी आप इंटेक कर सकते हैं। दूसरा, दालों का आप इंटेक अच्छा रखें अपना, उनसे भी आपको जो है प्रोटीन्स मिलता है। तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं आपको ये ऐड ऑन करनी पड़ेंगी डाइट में, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने मसल्स भी यूज़ करें, इस तरह से कि आप एक्सरसाइज करें। अच्छा, एक्सरसाइज में जैसे वेट गेन एक्सरसाइजेज आप करें, सॉरी मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज होती है वो करें, जिसमें आप वेट लिफ्ट करें, उससे मसल्स जो है आपके काफ़ी हद तक स्ट्रांग होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप प्रोटीन इंटेक से ये सोच रहे हो कि आपके मसल्स स्ट्रांग सारे थोड़े से लेजी हुए होते हैं कि सिर्फ हम अपनी डाइट ठीक कर लेंगे तो शायद हम वो कर सकते हैं। जब तक आपके मसल्स यूज़ नहीं हो रहे ना तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप हाई प्रोटीन डाइट पर चले भी जाएंगे, आपका वेट गेन होना शुरू हो सकता है। तो कोशिश करें अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो साथ साथ आप जो है अपने मसल्स भी उतने ही इस्तेमाल करें, आप वेट ट्रेनिंग करें। तो आप जब डंबल्स फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे ये होगा कि आपके मसल्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और ये हरगिज़ नहीं है कि जैसे अक्सर ख़वातीन में ये इशू होता है या सोचते हैं कि भाई हम लोग अगर डंबल्स ये वो करना शुरू हो गए तो हमारे मसल जो है वो मर्दों की तरह बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सिर्फ लीन होते हैं, आपके मसल स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, और जैसे फिश का आजकल सीजन है तो फिश फिर किस तरह खानी चाहिए, कौन सी क्वांटिटी में कितनी होनी चाहिए? जो भी आपको अवेलेबल है, और क्वांटिटी इस तरह से है कि आप 120 ग्राम या 150 ग्राम जो है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी, कितनी आप एक्टिविटी करें उस हिसाब से आप इंटेक कर सकते हैं। लेकिन फिर किस तरह की खाएं, मतलब फ्राइड फिश खाएं, बारबेक्यू करके खाएं, किस तरह का बेक करके खाएं, स्टीम करके आप यूज़ कर सकते हैं, बेक भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्रिल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में वेजिटेबल सैलेड जो है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और कई लोग जैसे फिश कड़ी भी पसंद करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि वीक में एटलीस्ट आपका 1 या 2 दफ़ा फिश का इंटेक लाजमी होना चाहिए। इंटेक लाजमी होना चाहिए, लेकिन फिर भी एतदाल में रह के खाना चाहिए। उसकी क्वांटिटी जो है हमारी फिश जितनी ये आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, आप कितनी वर्कआउट करते हैं, कितना एक्टिव है आप, पूरे दिन में कितना एक्टिव है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, चिकन, मटन, बीफ, जितनी भी चीज़ें हैं, आपके डेली बेसिस की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एज वगैरह और वेट वगैरह भी फैक्टर होता है, लेकिन एक्टिविटी बहुत बड़ी फैक्टर होती है कि आप डेली बेसिस पे कितना काम करें, उस हिसाब से आपको एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप ओवर इनटेक करेंगे तो आप वेट गेन करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप बहुत ही कम इनटेक करेंगे तो फिर आप अंडर वेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि हम वेट गेन क्यों कर लेते हैं सर्दियों में, ये समझ नहीं आती कि हम लोग वही हमारी रूटीन होती है जो हम गर्मियों में खा पी रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में हम क्यों पुट ऑन कर लेते हैं? देखिए सर्दियों में हम इनएक्टिव हो जाते हैं। आप अगर कंपेयर भी करें, हम लोग गर्मियों में जिस तरह से एक्टिव होते हैं हम सर्दियों में उतने नहीं होते हैं। हम लेजी हो जाते हैं, ज़्यादा इंडोर रहना, एक ही जगह बैठ के ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, हीटर के आगे लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, या फिर ज़्यादा नट्स खा रहे होते हैं। बैठ के आप लोग जो है टीवी के आगे, या फिर आप वैसे ही बैठ के आप नट्स खाते चले जाते हैं। पीनट्स हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो बेशक हेल्दियर फैट्स हैं, लेकिन अगर आप ओवर इंटेक करेंगे आपका वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। और सर्दियों में लोगों का वेट इसीलिए इंक्रीज़ होता है, आपका इंटेक बढ़ जाता है और आप जो एक्सरसाइज इतनी नहीं करते या आप मूवमेंट इतनी नहीं करते कि वो बर्न हो सके। तो फिर अपनी जो है खाने पे एतदाल में रहें। बिल्कुल मॉडरेशन में खाएं, क्योंकि सर्दियों में ये भी होता है कि आपको ज़्यादा क्रेविंग्स भी होती हैं। आप मीठे की क्रेविंग हो रही है, आपका दिल कर रहा है कि आप जो है हेवी फ्राइड फूड ज़्यादा खाएं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने आप को वार्म रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर्दियों में हमारा यही मेन मकसद होता है कि हमारी बॉडी ताकि वार्म रहे। आप खाते हैं तो आप वार्म फील करते हैं। तो आदत अगर आप शुरू से अपनी रखेंगे ना कि मॉडरेशन में ही खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप नट्स का इंटेक भी करें तो 1 हैंडफुल से ज़्यादा ना करें। ठीक है, 1 मुट्ठी से ज़्यादा ना करें। आप अपनी प्लेट में 1 मुट्ठी ही डालें ताकि आप उतना ही इंटेक करें। ओवरऑल सारे हमारे तो यहाँ पे बैठ के पता ही नहीं चलता, वो पूरे बाउल खा जाते हैं हम लोग। बिल्कुल, वो उसी से वेट गेन होता है, उसी से। और फिर वो आप सारा समर जो है वही वेट उतारने पे लग जाते हैं।
और उसको उतरने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन फिर हमें इसकी भी टाइमिंग का बता दें कि अगर हम लोगों ने खाना है ड्राई फ्रूट खाना है तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस टाइम ज़्यादा ये हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकता है? ड्राई फ्रूट को आप एज अ स्नैक लेके चलें, मतलब इवनिंग स्नैक के तौर पे या मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे आप उसको वन हैंडफुल यूज़ और रात को नहीं खाएं? नहीं, रात को नहीं खाने की ज़रूरत, क्योंकि रात में वैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो कोशिश करें कि डे टाइम में आप जितना यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ वो, ताकि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी होती रहती हैं और जो जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से बात की है। जनाब, हम बात कर रहे थे कि सेब खाने के क्या क्या फ़वाइद हैं और जिनके मसल्स वीक होते हैं, जिन ख़वातीन की जो शिकायत करती हैं कि हमें पेन हो रही है, तो उन्होंने अपनी जो डाइट में बहुत सारी चीज़ों का ख़ास तौर पर प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि आपके मसल्स पेन जो है ना उनसे आप छुटकारा हासिल कर सके। और जनाब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं फूलों के हवाले से। तो फूल कुदरत की तरफ से अता किया हुआ उम्मीद का एक ऐसा तोहफा है जिनकी इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और हर फूल कुदरत के हुस्न और जमालियाती कमाल का नमूना है। और हमारे सारे इवेंट्स जो है मेरे ख्याल से फूलों के बगैर मुकम्मल ही नहीं होते हैं। कोई भी तकरीब हो, कोई भी फंक्शन हो, फूलों के बगैर अधूरा ही रहता है। और फूलों से सजावट जो है एक बाकायदा प्रोफेशन भी इस वक्त बन चुका है। फ्लोरल आर्ट एक इंडस्ट्री बनती जा रही है और फ्लावर जो है वो आर्ट, जो आर्टिस्ट होते हैं वो तकरीब को कैसे चार चांद लगाते हैं, किस मौसम में कौन से फूल तकरीब में रंग भरते हैं, आजकल किन किन फूलों की मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस पर आज हमने बात करनी। हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं जो तकरीबात को चार चांद लगाने वाले इस फन फ्लोरल आर्ट में कमाल महारत रखती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त शाइस्ता खावर मौजूद हैं, फ्लोरल आर्टिस्ट हैं। शाइस्ता, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। शाइस्ता, जैसे मैं भी बात करी थी कि फ्लोरल डिज़ाइनिंग जो है अब ये बाकायदा एक आर्ट बन चुकी है मार्केट में, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हमें बताइए कि ये आर्ट जो है कहाँ से सीखा जा सकता है, क्या आपके अंदर पहले ही इनबिल्ट होना चाहिए इस चीज़ को? देखिए, मेरे ख्याल से हम लोगों को अपने आप को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक के अंदर अल्लाह ने हर तरह की वो कह लें कि क्वालिटीज़ दी हैं। किसी में क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, किसी में कम है। हाँ। लेकिन ये कि अगर ख़ास तौर पे फीमेल्स जो हैं वो तो हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती हैं और उसने और एक नेचुरली एक टैलेंट है। अच्छा। बस उसको यू नीड टू पॉलिश इट। और मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी स्टेज पे, इवन किसी भी एज में चाहे तो दे कैन स्टार्ट डिजाइनिंग। जी, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कैन यू बिलीव उसमें 80+ वाले भी कई लोग हैं और कई ऐसे हैं जो बिल्कुल यंग बच्चियां होती हैं। सो हर रेंज के लोग जो हैं वो आपके पास आते हैं क्लासेस लेके इसको सीखने के हवाले से। लेकिन अब लोग जो है अपने घरों में और अपने लॉन्स में, अपने घर के अंदर इवन दो कि अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के और डिफरेंट और कलरफुल फ्लावर्स होने चाहिए। तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अगर हम इन चीज़ों से जो है अपने घर को सजा रहे होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। मैं लैंडस्केपिंग भी करती हूँ और ये डिज़ाइनिंग भी करती हूँ। ओके। अब उसमें अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो हर चीज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है। लाइक आपका किस स्टाइल का ड्राइंग रूम है, आपने कंटेम्प्रेरी स्टाइल किया हुआ है, ट्रेडिशनल किया हुआ है, किस तरह का मॉडर्न स्टाइल है आपका, तो उसके हिसाब से आपको फ्लावर्स रखने हैं। अब आपने बिल्कुल ट्रेडिशनल पूरा सेटअप किया हो और उसके अंदर आपने मॉडर्न डिज़ाइन बना दिया हो तो वो फिर बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगेगा। सो जब मैं डिज़ाइन करती हूँ तो मैं ये चीज़ें देखती हूँ सारी कि किस लेवल का काम है, किस हाइट में, किस कॉर्नर पे, किस कलर स्कीम के हिसाब से फिर क्या स्टाइल होएगा। क्योंकि मैं मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, इकेबाना और ट्रेडिशनल सारों में काम करती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द प्लेस और उसके हिसाब से कलर स्कीम वगैरह सारा प्लान करना पड़ता है। और दूसरा कि क्लाइंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं। फिर इसमें रेंज भी आ जाती है। अच्छा। अब कई लोग जो हैं उनकी एक लिमिटेड रेंज होती है, कई लोग होते हैं उनको होता है कि जी बस कमाल की कोई चीज़ बना दें और और जितनी मर्जी प्राइस हो जाए। सो हर एक के हिसाब से मैं फिर कस्टमाइज डिज़ाइनिंग करके देती हूँ। ठीक है, तो इसमें कितना वक्त लगता है अगर कस्टमाइज? कई चीज़ों के अंदर आपको बड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। लाइक यू हैव टू थिंक, आप उसकी रॉट आयरन, अब ये जितने आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसके अंदर आपको रॉट आयरन की आपने देखना है, किस तरह उसको होल्ड करना है, किस साइड पे करना है। अब ये तो सिंपल है,
अब जब कोई आप प्लान करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप सारी वर्किंग करते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है जितना टाइम होता है, मतलब हफ्ता तो लग ही जाता है आराम से। और जैसे अभी आप बात करी थी लैंडस्केप्स के हवाले से, वो भी बहुत ज़्यादा अब घरों में बनवाए जा रहे हैं, तो इसके हवाले से मैं बताइए कि उस पर फिर किस तरह के हम लोग जो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फ्लावर्स या जो भी चीज़ें होती हैं। देखिए लैंडस्केपिंग के अंदर अब जिस तरह मैं जो लोगों को काम करके देती हूँ उसमें मेरी कोशिश होती है ऐसी चीज़ें हों जो 12 महीने वहाँ पे पौधे लगे। एग्जैक्टली, हाँ। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं सीजनल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद खाली वो खत्म हो जाता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए सीजनल भी हो लेकिन उसके अंदर मैं कॉम्बिनेशंस इस किस्म के करती हूँ कि आपका 12 महीने लॉन उजड़ा हुआ नहीं लगता वो खूबसूरत लगता है। और फिर एक और भी चीज़ है, कहीं पे धूप ज़्यादा है कहीं पे छाँव ज़्यादा है, सो वो आपने देखना है। फिर कई लोगों की रेंज का डिफरेंस होता है। अब एक पौधा आपको 2000 का भी मिल रहा है, 200 का भी मिल रहा है, अच्छा, तो 50 का भी है। सो अकॉर्डिंग टू द बजट और स्पेस और सारी चीज़ें उसके हिसाब से बैलेंस किस्म का मैं काम करती हूँ। तो क्या मौसम के हवाले से भी वही देखा जरूरी जाता है ना है कि आपने 12 महीने कौन से ऐसे पौधे हैं हाँ, जो मरे नहीं और मतलब आपका गार्डन जो है उजड़ा वाला नजर आए। तो ऐसे कौन से मतलब फूल हैं जो हमें 12 महीने नजर आते हैं जिनको हम अच्छे तरीके से उनकी अगर टेक केयर करें तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे जो सीजनल है ना उनके अलावा कुछ हमारी श्रब्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपके सीजनल आते हैं। फिर एक और काम मैं इस तरह से भी करती हूँ कि अब कुछ हैं कि जो आपकी सर्दियों के अंदर फ्लावर्स देंगे, कुछ आपकी गर्मियों में देंगे। तो उनका कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है कि जैसे ही उसका सीज़न ख़त्म हुआ दूसरे का सीज़न स्टार्ट हो गया, सो आपके लॉन के अंदर जो है वो फूल रहते हैं। सो ये भी एक वर्किंग होती है। सो आप तो आपने शाइस्ता फिर कहाँ से सीखा था और कब से आप ये कर रही हैं डिज़ाइनिंग जो है? मैंने एक्चुअली स्टार्ट लिया था फ्रॉम अ वेरी यंग एज। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये आर्ट क्या है, किस तरह से है। तो 92 में मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर अपने अंदर की, मुझे इंटरेस्ट हुआ। एक्चुअली ओल्ड बुक शॉप से मुझे कुछ बुक्स मिली थी, ए.के. बाना की, वेस्टर्न की, तो उनको देख के मुझे ना ज़रा थोड़ा होता है, आप बुक पढ़ रहे हैं उसको कॉपी कर रहे हैं और इस तरह से करके। और लकीली 94 में आई डिड माई फर्स्ट एग्जीबिशन इन पीसी और वो सारा ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स में था और उस ज़माने में 12,000 कमाए थे। अच्छा। तो वो एक ऐसा कह लें कि मोटिवेशन फैक्टर था कि यार इसमें कुछ है। सो इनिशियली इट वाज माय हॉबी और फिर मतलब उसको मैंने शुरू से ही फूलों से प्यार ये नेचुरली था। मेरे फादर आर्मी से हैं तो हम लोगों की डिफरेंट जगह पे पोस्टिंग्स थी, तो मुझे कहीं कोई ट्विग नज़र आ गई, कहीं कुछ ना कुछ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। सो जब वो एक्सपेरिमेंट किया और उसका इतना कामयाब हो गया, फिर ग्रेजुअली लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, मिलने वालों ने, जी हमारा लंच है, डिनर है, तो कुछ डिज़ाइन कर दें। फिर आई यूज़ टू डू माई एग्जीबिशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इस तरह से करते फिर इनिशियली हॉबी को फिर मैंने कन्वर्ट कर लिया अपने प्रोफेशन में। और अब मेरे ख्याल से अगर आपका हॉबी जो है वो आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज़ अ लीथल कॉम्बिनेशन। और हाल ही में शाइस्ता आपको वर्ल्ड फ्लावर काउंसिल ने भी आपके जो डिज़ाइंस हैं वो उनको सिलेक्ट किए हैं, उसके बारे में हमें बताइएगा। जी वो मैं मेंबर हूँ वर्ल्ड फ्लावर काउंसिल की भी, ए.के. बाना इंटरनेशनल की, सर काफ़ी मैंने ली हुई है मेंबरशिप्स। तो उन लोगों ने अभी न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे उन्होंने कहा था कि अपने डिज़ाइंस भेजें। ठीक है। तो मेरा डिज़ाइन जो है वो भी उनकी एक ई बुक के अंदर सिलेक्ट हुआ है। तो कितनी खुशी हुई कि मतलब मैं रिकग्नाइज अब इसमें 15 कंट्रीज थे जिसमें से पाकिस्तान भी था और भी कुछ डिज़ाइनर्स का सिलेक्ट हुआ, मेरा भी उसके अंदर एडेड है। ठीक है। और जैसे मैं अभी शायद से बात करी थी इवेंट्स पे हर कई, एक तो वैसे फ्लावर की जो हम लोग करवाते हैं, डेकोरेशन कराते हैं, दूसरा हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो हम उसको तोहफा भी देते हैं। तो तब हमें कौन कौन से फूलों की सिलेक्शन करनी चाहिए, किस तरह के फूल अगर बनवा रहे हैं, बुके बनवा रहे हैं, तो हम लोग कैसा करना चाहिए? देखिए वही बात है, मैं कस्टमाइज डिज़ाइनिंग करती हूँ ना। मुझे पता है, लेट्स सपोज कि मैं आपके घर आ रही हूँ तो मुझे पता है आपका क्या स्टाइल है या आपको किस किस्म की चीज़ पसंद है, तो फिर मैं वैसे ही बना देती हूँ। सो अभी तो बल्कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि अक्सर जगहों पे जिस तरह किसी की बर्थडेज हैं, किसी का कुछ है, तो हर एक को ये पता होता है कि जी ये खाली हाथ नहीं आएगी, ये अपना कुछ डिज़ाइन देगी। इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, मैं खुद बना के ले जाती हूँ। तो अक्सर ऐसे भी कई फ्रैंक फ्रेंड्स होती हैं तो वो आगे से कहेंगी, देखो मुझे पता है तुमने बना के तो लाना है, लेकिन मुझे ना इन कलर्स में बना के देना है। या कई जो है वो अपनी पिक्चर भेज देती हैं ड्राइंग रूम की या उस तरह की जी मैंने यहाँ रखना है, क्योंकि उनको पता है इसने बना के तो लाना है। सो वो फिर अपनी चॉइस के हिसाब से भी बनवा लेते हैं।
ठीक है जी। शाइस्ता खावर हमारे साथ मौजूद थी, फ्लोरल आर्टिस्ट हैं। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और ये सारे जो फूलों के हवाले से हमने बात की है कि जनाब ये एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुकी है और कोई भी इवेंट हो मेरे ख्याल से वो फूलों के बगैर जो अधूरा रहता है। और अगर आप भी कस्टमाइज चीज़ें बनवाना चाहते हैं तो शाइस्ता से आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौर के वासियों के मसाइल को डिस्कस करते हैं। तो जनाब, आजकल लाहौर में जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हालात कुछ साजगार नजर नहीं आ रहे हमें। शहर में जराइम की जो शरह है वो मुसलसल उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और रवा साल के दौरान अगर मैं बात करूं तो लाहौर में 422 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, जिनमें 90 खवातीन शामिल हैं और उनमें से 26 अफराद का कत्ल जो है वो डकैती की वारदातों के दौरान हुआ है। और शहर में हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश के वाकयात भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और रवा साल की ही अगर बात की जाए तो सूबे भर में हवाई फायरिंग के भी हजारों वाकयात हमारे सामने आए हैं और जिनमें से 2674 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 4728 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और हवाई फायरिंग के केसेस में भी लाहौर सूबे भर के शहरों में सरफहरिस्त रहा है। तो जो इलाका मकीनों के लिए खौफ और दहशत का सबब भी बनता रहा है। अमन, सुकून और मोहब्बतों का शहर समझे जाने वाला जो लाहौर था, अब जराइम पेशा अफराद के चुंगल में क्यों फंसता जा रहा है और इस हवाले से सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी कैसी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG इन्वेस्टिगेशन है शहजादा सुल्तान साहब हैं और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और मुदस्सिर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। मुदस्सिर, आपसे ही स्टार्ट करूँगी। आपने इस साल जो जितने भी हवाई फायरिंग के वाक़यात थे उनके एक रिपोर्ट तैयार की थी, हमें बताइएगा कितने इस साल वाक़यात हुए और पिछले साल की निस्बत बड़ी है, कितनी तादाद बड़ी है उनकी? इसमें अगर देखा जाए तो हवाई फायरिंग के जो वाक़यात हैं इसमें हर साल इजाफा होता है। रवा साल भी 610 वाक़यात हुए और इसमें पुलिस ने 972 जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया। इसमें अगर देखा जाए तो पुलिस की जो कारकर्दगी है वो बुरी नहीं है, वो बेहतर है कि पुलिस का काम है मुलजमान को गिरफ्तार करना, वो पुलिस ने कर लिया। तो जो वाक़यात हैं वो आए रोज़ बढ़ते हैं। इसमें जो अगर मुलजमान को जो कानून जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह से जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है वो रिहा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दूसरे जो ख़वातीन का कत्ल है वो भी जो है वो सोशल इशू है। इसमें 90 ख़वातीन कत्ल हुई हैं। उसमें जो ऐसी लाशें हैं जो नामालूम मिली और पुलिस ने उसको ट्रेस किया और फॉरेंसिक्स लैब के ज़रिए और दीगर जो शवाहिद मिले थे वहाँ उसके ज़रिए। और तो ये भी देखा जाए तो बेहतर काम है कि नामालूम डेड बॉडीज़ मिलना, उसके बाद उसकी शिनाख्त हो जाना। तो दूसरा जो सोशल इशू है जो हवाई फायरिंग है, अगर इसमें हम देख लें, लोग जो है ना अपनी खुशी का इजहार हवाई फायरिंग से करते हैं। हवाई फायरिंग में अब रवा साल 3 जो अफराद हैं वो कत्ल हुए हैं और 7-8 से जो है वो बच्चे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, वो ज़ख्मी भी हुए। तो ये मुकदमा दर्ज होता है, लोग पकड़े जाते हैं हवाई फायरिंग में और उसके बाद वो रिहा हो जाते हैं। तो दोबारा से वही चीजें करते हुए हमें नजर आते हैं, मतलब खुशी का इजहार करते हैं फायरिंग से करके, लेकिन किसी के घर जो है वो सफ़े मातम बिछ जाता है। लेकिन इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। सर, मुझे आपसे बात करनी है, हमें बताइएगा, जैसे मुदस्सिर बता रहे थे कि हवाई फायरिंग के अगर केसेस में देखा जाए तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इनकी जो गिरफ्तारी होती है मुलजिमान की, तो उनकी रेशो क्या है और बाज क्यों नहीं आते लोग? क्या कानून का खौफ ख़त्म हो चुका है उनके अंदर इसलिए? थैंक यू वेरी मच मुनीबा। कुछ बातें तो मुदस्सिर ने अपनी गुफ्तगू में बता दी हैं, कुछ चीज़ों की निशानदेही की है। देखें, जो क्राइम है वो किसी किस्म का भी क्राइम हो, चाहे वो हवाई फायरिंग हो, रॉबरी हो, मर्डर हो, उसका आबादी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। लाहौर की आबादी भी बढ़ रही है दिन ब दिन। और दूसरा क्राइम का एक गहरा ताल्लुक है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन से भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब दूसरे शहरों से लोग किसी शहर में माइग्रेट करके आते हैं तो उससे एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा होती है। तो ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं, 3-4 और भी हैं। लेकिन आपने एरियल फायरिंग के हवाले से बात की, ये बात दुरुस्त है क्योंकि एरियल फायरिंग के ऊपर इतनी सख्त निगरानी पुलिस की है और गवर्नमेंट की भी। आप देखती होंगी मीडिया में कि एरियल फायरिंग हो तो इमीडिएटली CM साहब नोटिस लेते हैं, इमीडिएटली IG साहब नोटिस लेते हैं। उससे ये कि जो हमारा ऑपरेशंस है पुलिस का, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। हम बंदों को पकड़ लेते हैं।
अभी तक मुदस्सर ने जो फिगर्स कोट किए मैं उनको अपडेट कर देता हूँ। 680 मुकदमात इस साल लाहौर में दर्ज हुए हैं एरियल फायरिंग के, और उसमें तकरीबन 1000 के करीब पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो पुलिस का रिस्पांस है और एक्शन है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो ये 78% बनता है। अब असल जो हमारा सबसे मुश्किल काम है वो है किसी मुजरिम को सजा दिलवाना और फिर उसको उसके जुर्म के ताकि वो उससे ताइब हो और बाकी लोगों के लिए एक मैसेज हो कि यार ये हमने काम नहीं करना। उसमें मैं समझता हूँ कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस है वो सिस्टम कमज़ोर है। मैं किसी एक अदारे के ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं करूँगा। पूरा निज़ाम जिसके अंदर हम 4 लोग शामिल हैं, पुलिस है, हमारी प्रोसिक्यूशन है, हमारी जुडिशरी है, हमारा प्रिजन का सिस्टम है, इसकी ओवरहॉलिंग की हमें सख्त ज़रूरत है। आपको याद होगा जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, जब पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ और पर्टिकुलरली APS का वाक़या हुआ, तो उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था जिस पर पूरी कौम के तमाम जो पॉलिसी मेकर्स थे और क्राइम फाइटिंग जो एक्सपर्ट्स थे वो इकट्ठे हुए थे। उसका एक बड़ा अहम पॉइंट था, वो था रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि शायद हम अभी तक नहीं ला पाए उस चीज़ की वजह से, जो अभी भी मतलब सजाएं दी जाती हैं, पकड़ा भी जाता है, अगले दिन आके दोबारा से वही चीज़ें वो स्टार्ट कर देते हैं। तो सजाएं जो है उनको सख्त करने की ज़रूरत है या मिलती ही नहीं है? इसमें 2 इश्यूज हैं। एक तो ये है कि जैसे KP के अंदर एरियल फायरिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक लॉ है। ठीक है। पंजाब में अभी तक मेरा ख्याल है एक कोई स्टैंड अलोन स्पेसिफिक स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं है। हम जो सेक्शंस ऑफ लॉ अप्लाई करते हैं वो हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर से ही लगाते हैं। 440 लगा देते हैं, 337H लगा देते हैं। और इनमें कितनी देर की सजा होती है? अब 440 में तो 5 साल तक, और जो 337H है उसमें 3 महीने तक सजा है। लेकिन मसला वही है कि हमारा जो ट्रायल है, जब अदालत में लोग जाते हैं और उनका ट्रायल होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ एक कॉन्सेप्ट है लॉ का, वो हमारे जो हैं और जो एडमिसिबिलिटी के रूल्स हैं वो इतने सख्त हैं या इतने पुराने हैं कि उनको ओवरहॉल करने की, रिवाइज करने की ज़रूरत है। किस तरह की एविडेंस जो है किन हालात में एडमिसिबल होगी कोर्ट्स के अंदर, ये हमारा जो एविडेंस का लॉ है बहुत पुराना है और इसके अंदर अभी तक हमने उतनी चेंजेस नहीं की जो कि वक्त के साथ साथ हमें करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशल प्रोसेस है, उसके अंदर फर्दर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे मॉडल्स जो हैं, क्योंकि हम कॉमन लॉ सिस्टम में रहते हैं विच इज़ फ्रॉम द UK, और USA में भी कॉमन लॉ सिस्टम है, तो हम वो सारे मॉडल वहाँ से स्टडी करके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है उसके लिए मैं सर इसमें एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो नजायज़ असला है, ज़्यादातर जो हवाई फायरिंग होती है वो नजायज़ असले से होती है। ठीक है। अगर उसको आप पकड़ा जाए, नजायज़ असला जो फरोख्त करते हैं, जो खरीदते हैं, तो इससे भी जो है ना काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। जो लोग पकड़े जाते हैं, जिन लोगों को आप पकड़ते हैं हवाई फायरिंग करते हैं, उनके पास जो असलहा होता है, जो चीज़ें होती हैं वो लाइसेंसी होती हैं, गैर कानूनी होती है, और वो असलहा कहाँ से आता है? ये मिक्स्ड है। बहुत सारी हवाई फायरिंग जो है वो लाइसेंसी असले से होती है। ठीक है। और जाहिर है उसमें लोगों के पास नाजायज असला भी होता है। डी वेपनाइजेशन अगेन, जैसे मैंने कहा कि हमारी बहुत सारी कौमी जो पॉलिसीज़ हैं इसी मुल्क में हमने बनाई हैं, लेकिन उनकी उस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि क्राइम को फाइट करने की एक स्ट्रेटेजी ये है कि डी वेपनाइजेशन ऑन अ लार्ज स्केल की जाए। हमें असले लाइसेंस जो हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए और लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए कि वो अपने वेपन्स जो हैं वो सबमिट करें टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स है, जो इजी एक्सेस या इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स है, उससे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर वायलेंस में तब्दील होता है। तो ये बात सही है, डी वेपनाइजेशन भी इसका सोल्यूशन है। तो क्या मुदस्सिर इस हवाले से कोई इकदाम उठाए जाते हैं कि असलहा कहाँ से आता है, कैसे इसकी जो डिमांड और जो सप्लाई का जो प्रोसेस है उसको हम लोग मुअत्तल कर सकें? बिल्कुल, ये असला तो बंद रोड से आता है और इधर से आराम से मिल जाता है। 3-4 हज़ार का पिस्तौल, हाँ पहले तो 2,000 का मिलता था, मेरे ख्याल में थोड़ी सी कीमत बढ़ी है, जैसे महंगाई बढ़ी है तो पिस्तौल की कीमत भी बढ़ी है, 5,000 का मिल जाता है। लेकिन उससे जो हवाई फायरिंग है वो तो वाक़यात ऐसे ही होते हैं ना कि हो सकता है उसमें लाइसेंस वाला असला इस्तेमाल होता हो, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है, जो वारदातें हैं जिसमें कत्लो गारत है, वो सारा गैर लाइसेंसी असले से होता है। तो अगर इसको चेक किया जाए बंद रोड पे और इसको पकड़ा जाए, उनको
डी वेपन की जो मूवमेंट है वो पहले भी मेरे ख्याल में एक दफ़ा चली थी, लेकिन लोगों ने असला नहीं जमा करवाया था इस हवाले से। तो इसको अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट की सतह पे होगा, गवर्नमेंट अगर पंजाब पुलिस को चाहे तो इस पर अमल दरामद हो सकता है, लेकिन इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें नजर भी आ रहा है। और मुदस्सिर, आप ही की रिपोर्ट है जिसमें 422 जो है अफराद उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया है, इस साल की जो रिपोर्ट है, हमें ये बताइए, इतनी बड़ी तादाद है, लोग पकड़े गए हैं, कातिल पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो मोस्टली है वो 80% लोग कत्ल के मुकदमात में पकड़े जाते हैं। इसमें नहीं है कि वो इसमें चालान होता है, वो सारा कुछ हो जाता है। अब उसमें कोई मेरे ख्याल में शायद ही कोई चंद केसेस होंगे, 10, 12 या 15 केसेस होंगे जिसमें जो मुलजमान फरार होंगे या वो कहीं छुपे होंगे, उसमें पकड़े जाते हैं। क्योंकि ये होता है लेन देन के तनाज़े पे कत्ल होता है। आजकल तो लाहौर में जो खास तौर पर छोटी छोटी बातों में भी कत्ल हो रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि लोग, हर तरह की सोसाइटी है लाहौर में, बाहर से लोग आए हुए हैं, कोई बलुस्तान से आया हुआ है, कोई KPK से आया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ सोसाइटीज़ हैं, तो छोटे छोटे बातों पे और उनकी फिर दरीनिया दुश्मनी भी आ जाती है, तो इस वजह से भी कत्ल हो रहे हैं। और इसमें 10 जो ख़वातीन हैं ना वो गैरत के नाम पे कत्ल हुई हैं। रात भी एक मर्द को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। अब लाहौर में ये देखें कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो माशरे में जो है ना वो ज़रूरत है इस चीज़ की, मोटिवेशन की, लोगों को पढ़ाने की, एजुकेशन की। अगर जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब बाकी ज़िलों में तो हम कह सकते हैं कि अनएजुकेटेड लोग हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन लाहौर में भी देखें ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो लाहौर की ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है इस हवाले से। इस पर जो है ना वो गवर्नमेंट को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो ये कत्ल गारत क्यों जो है हो रही है, इसमें इजाफा ही हो रहा है। जो इक़दामात है वो करने की बहुत ज़रूरत है। सर, क्या आप लोगों ने कोई प्लान बनाया हुआ है? जो रोबरी की वारदातें हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोग जो है अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, दूसरा ये कत्ल बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, मतलब कोई इक़दामात, कोई प्लान बनाया जा रहा है इस हवाले से कि इनको कंट्रोल किया जाए? लाहौर पुलिस जो है ये आपकी, मैं समझता हूँ न सिर्फ पंजाब की बल्कि शायद पाकिस्तान की जो मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्सेस हैं, लाहौर पुलिस इज़ वन ऑफ दैम। लाहौर पुलिस का एक बहुत एलेबोरेट प्रिवेंटिव पुलिसिंग प्लान है जिसको हम डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर करते हैं। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, जो हमारी क्राइम पॉकेट्स हैं, उनको हम बड़ा केयरफुली स्टडी करते हैं और क्राइम पॉकेट्स में हमारी डिप्लॉयमेंट होती है जो कि हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो मुजरमान हैं, रॉबर्स हैं, डिकॉइट्स हैं, उनके पीछे हमारी 2-3 स्पेशलाइज यूनिट काम करते हैं। जैसे लाहौर CIE है, अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले भी मैंने प्रेस मीट में ये बात की थी कि वी आर अरेस्टिंग ऑलमोस्ट एवरी मंथ, वी आर अरेस्टिंग डजन्स एंड समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ रॉबर्स। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आबादी बढ़ने से चूँकि क्राइम जो है इट इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज और इन्फोर्समेंट अलोन कैन नॉट एंड क्राइम। आपका जो क्राइम है एक सोशल फिनोमिनन है, आपकी मुआशरे के अंदर इनइक्वालिटी है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इम्प्यूनिटी है कि अगर आपने जुर्म किया तो आपको सज़ा नहीं मिलती, इम्प्यूनिटी है। तो ये 4-5 जो मेजर फैक्टर्स हैं, ये हमारे सोशल फैक्टर्स हैं क्राइम के राइज में। पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेशन है, इन्फोर्समेंट इज़ जस्ट वन फैक्टर। इन्फोर्समेंट में आई थिंक कि लाहौर पुलिस इज़ डूइंग देयर बेस्ट एंड जितने अगर आप हमारा रैकेट चेक करें तो वी हैव सेंट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिहाइंड द बार्स। लेकिन वो जो पहले हमने बात की कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ये लोग बाहर आते हैं, इनको रिफॉर्म करने का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें, अदालतें हमें जो शिकवा करते हुए नजर आती हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो तफ्तीश दुरुस्त अंदाज में नहीं करते, जो चालान है वो मुकम्मल तौर पर जमा नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से जो मुलजिम होते हैं वो छूट जाते हैं और जो बेकसूर होते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो जो पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता है कि जो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रहे। इस सिस्टम में मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस इज़ अ परफेक्ट एक्टर इन दिस होल प्रोसेस और द सिस्टम। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी सकम और खामियां रह जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा एक पूरा सिस्टम है स्क्रूटनी का। हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, प्रोसिक्यूशन इज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, जो भी चालान हम सबमिट करते हैं प्रोसिक्यूशन उसकी स्क्रूटनी करके हमें वापस करती है और फिर हम उसके जो भी उसके अंदर कहीं पे लेक्यूनास होते हैं वो दूर करके दोबारा सबमिट करते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, नॉट ओनली एज अ सिटीजन बट ऑल्सो एज अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि आई हैव सर्व्ड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अदर देन पाकिस्तान, तो जो इनहेरेंट वीकनेस है हमारे जस्टिस सिस्टम की कि जिसमें हमारे कवानीन पुराने हैं, हमारे जो एविडेंस को एडमिट करने के रूल्स हैं उनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रूल्स दुनिया में हर जगह
इन रूल्स को इम्प्रूव किया गया है। तो टाइम के साथ साथ इनको हाँ इम्प्रूव जी, तो किया हमारा चूंकि हमारा सिस्टम जो जस्टिस सिस्टम है ये न सिर्फ पुराना है बल्कि काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट है, और इसमें पुलिस भी शामिल है। पुलिस की भी जो इन्वेस्टिगेशन है और इसकी जो टेक्निक्स हैं, आल्दो कि हम बाकी दुनिया के साथ बहुत एरियाज़ के अंदर compete कर रहे हैं, जैसे डिजिटल फोरेंसिक्स है या डीएनए टेस्टिंग है, हम बाकी दुनिया के साथ साथ हैं, लेकिन जो कोर पुलिस का वर्क है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तक होने वाली हैं जो कि मैं समझता हूँ इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई प्रायोरिटीज़। उसकी सिर्फ एक मिसाल दूंगा आपके लिए और पब्लिक की एजुकेशन के लिए। 150 साल से क्राइम सीन फोटोग्राफी हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे क्योंकि जो एविडेंस प्रिजर्व करना है, दिस इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पुलिस, एविडेंस को प्रिजर्व करना। एविडेंस को प्रिजर्व करने का एक तरीका जो है वो है कि आप क्राइम सीन को प्रॉपरली फोटोग्राफ करें, और वही जो फोटोग्राफ्स हैं वो ड्यूरिंग ट्रायल जजेस के सामने भी रखे जा सके, ताकि उनको एग्जैक्टली पता चल सके कि जब ये वाकया हुआ था तो कैसा था, बिकॉज इट हेल्प्स द कोर्ट टू डिसाइड द केस। लेकिन अभी तक उसकी कोई फॉर्मल बंदोबस्त नहीं है, तो इंशाल्लाह लाहौर पुलिस बहुत जल्द एक ये जो चीज़ है इसको इंश्योर करेगी, ताकि अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है, उसको फर्दर इम्प्रूव मतलब किया ये जा नया सके। जो इनिशिएटिव लेकर आया जा रहा है। मेरी बात सर से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जो तफ्तीशी अफसर हैं तो जो हैं अल्लाह सदीक और मोहम्मद यार, ये पुराने हैं, इसमें अब 35% ऐसे हैं जो अंडर मैट्रिक हैं, मिडिल से भी है, उनकी तालीम कम है। उनको सर कैसे ट्रेन करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे जो जदीद जो टेक्नोलॉजी है और फोरेंसिक आपने कैसे करवाना है, ये वो उनके बड़े कोर्सेज भी करवाए गए हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े हैं। अच्छा। यंग लड़के जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, तो उनकी हवाले से बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं अभी तक पुलिस। दूसरा जो प्रोसिक्यूशन है ना, सबसे ज़्यादा जो यंग तफ्तीशी है उनको इनसे प्रॉब्लम है। ये प्रोसिक्यूशन वाले इतने पैसे मांगते हैं, कत्ल के मुकदमे इनकी जो है वो 35,000 मांगते हैं। आम जो मुकदमा है जैसे हवाई फायरिंग है उसमें 10,000। इसमें जो है ना वो बैठना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को, उनके साथ बात करनी पड़ेगी कि इस वजह से जो रिश्वत का लेवल है ना, पैसे लेने का वो बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है। अब देखें एक जो तफ्तीशी अफसर है वो अपनी तनख्वाह से तो पैसे नहीं देगा, वो मुद्दई से लेगा या मुलजम से लेगा, सीधी सी बात है। तो उसके हवाले से बात करनी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर को, भाई आईजी के लेवल पे भी, और सर भी बैठे। सर इस पे क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहते हैं इस पे और क्या करना बनता है इन चीज़ों पे? तफ्तीश के मामले में तो बड़ी सिंपल सी बात है कि तफ्तीश के लिए आपको वसाइल दरकार है, उसके बगैर आप तफ्तीश कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई जादू की छड़ी से तो ना मुलजम पकड़ा जाएगा, ना सच और झूठ का फैसला होगा। तो उसमें जो आपका पहला मेन रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है। ट्रेंड और कॉम्पिटेंट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। उसके बाद बाकी जो उनके टूल्स हैं, और जिसमें मुदस्सर ने भी इशारा किया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी डेवलपमेंट हुई है हमारे मुल्क में कि जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इनका ये कहना है कि बहुत सारे हमारे आईओज़ जो हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वो उनकी तालीम कम है, मैं इनसे पार्शली एग्री करता हूँ, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन में जो कॉम्पिटेंस है उसके लिए तजर्बे की भी बहुत अशद ज़रूरत है। वो जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे तफ्तीशी मौजूद हैं, और समटाइम्स ये भी होता है कि हमारे जो पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईओज़ हैं, वो भी ऐसी बेवकूफ़ाना गलतियाँ करती हैं तफ्तीश में। तो बेसिकली तफ्तीश के लिए ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो वो अगरचे कम पढ़े लिखे पुराने हैं, लेकिन जो 20 साल से तफ्तीशें कर रहे हैं, जो कि मैं केस फाइल्स देखता रहता हूँ, समटाइम्स उनकी केस फाइल्स जो हैं हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे बेहतर होती हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम पढ़े लिखे तफ्तीशी ना लें। वी शुड ऑलवेज गेट आईओज़ जो कम से कम ग्रेजुएट हों, उससे कम उनकी तालीम उनका कोई एक्सपीरियंस हो तभी। ठीक है जी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, और मुदस्सिर हुसैन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, हम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात कर रहे थे और जराइम की शरह जो बढ़ती जा रही है, पुलिस इस हवाले से क्या प्लानिंग करी, क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस पर हमने बात की है। तो जनाब शो का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको शो पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।